नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। हर बड़ी खबर पर यहां माइक ऑन होता है। आज इन खबरों को आपको दिखाने वाली हूं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी बम बारूद और बंगाल। जी, पश्चिम बंगाल में प्रचार थम चुका है। अगले चरण और आखिरी चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की बरामदगी बमों और बारूद की हुई, उसने पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा दिया है। आखिर ये बम कहां इस्तेमाल होने थे? जहां प्रधानमंत्री की रैली हुई वहां किस तरह से भगदड़ मची, आज वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब झालमुड़ी वर्सेस तरकारी हो गया है। प्रधानमंत्री जहां झालमुड़ी खरीद रहे थे, दुकान पर जा रहे थे, झालमुड़ी वायरल हो गई, वहीं ममता दीदी बाजार में उतारकर तरकारी खरीद रही थी। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लोगों से जानेंगे कि उन्हें झालमुड़ी पसंद है या तरकारी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कैसे गर्मी ने भीषण रूप इख्तियार कर लिया है और ये गर्मी कैसे कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। भारत के कौन से शहर है जो आने वाले 7 दिनों में तपने वाले हैं, ये पूरी खबर आज आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि कैसे पुतिन तय करेंगे ईरान की नई चाल। ईरान से अब्बास अराक्ची पहुंच गए हैं रूस और वहां वो मिल रहे हैं पुतिन से, और इस मुलाकात का सीधा असर क्या इस युद्ध पर पड़ेगा? पुतिन से मुलाकात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ना। आज ये पूरी खबर भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात बंगाल। गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आज सबसे पहले आपको बताने वाली हूं वो बड़ी खबर जिससे चुनाव प्रचार अंत हुआ है। पश्चिम बंगाल में कैसे बम बारूद बरामद हुआ, आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाती हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरकपुर में अपनी जनसभा के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की ये बड़ी रैली बैरकपुर में होने वाली थी और वहीं पर उसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। लेकिन जहां पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री अपनी रैली के लिए पहुंचे, उसी जगह कुछ घंटों पहले क्या तस्वीर आई थी वो भी आपको दिखा देती हूं, क्योंकि बंगाल की इसी रैली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां कुछ घंटे पहले की यह तस्वीर थी। प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे हुए थे। प्रधानमंत्री के इन पोस्टर्स को वहां पर टीएमसी के समर्थकों ने फाड़ा। उसके बाद टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में कैसे हाथापाई हो गई, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले वहां कैसे झड़प हो गई, ये भी देखिए। तो 9-24 परगना में वही जगह है जहां कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री की रैली थी, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी, कई जगह तो पुलिस को भी खदेड़ दिया समर्थकों ने। ये तस्वीरें आई पश्चिम बंगाल से। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जो तस्वीरें आई हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत से सवाल खड़े करती हैं। ये देखिए, साउथ 24 परगना में कैसे बम बरामद हुए। ये देसी बम वहां से बरामद हुए जिससे सनसनी फैल गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया। एनआईए को यह मामला सौंप दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव प्रचार के खत्म होते होते कैसे बमों की एंट्री हो गई। इन बमों का इस्तेमाल कहां होना था? क्या कोई बड़ी साजिश थी, बड़ी प्लानिंग थी? ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना से आई। अब आपको बताती हूं कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कैसे ये बमों का जखीरा मिला। दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में 100 देसी बम बरामद हुए। भांगर क्षेत्र में 3 अलग अलग जगह से ये बम बरामद हुए।
एक जगह से 79, दूसरी जगह से 5 और तीसरी जगह से ये 9 देसी बम मिले। अब मामले में सामने आया टीएमसी नेता रफीकुल इस्लाम का नाम। अब पुलिस ने खुफिया खबर के बाद टीएमसी नेता के घर पर छापा मारा। बम रिकवरी मामले में पुलिस ने शजाउद्दीन नाम के आरोपी को पकड़ लिया। आरोप है कि शजाउद्दीन ऑर्डर मिलने पर देसी बम तैयार करता था। बमों का जखीरा जमा किए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका है। अब इस जांच का जिम्मा पुलिस से लेकर एनआईए तक को सौंप दिया गया है। बमबाजों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा और यह जांच एजेंसी का कहना है। पुलिस विभाग के अफसरों को चुनाव आयोग की चेतावनी भी है। जिस इलाके में बम मिलेंगे, ये चुनाव आयोग कह रहा है, जिस इलाके में बम मिलेंगे वहां के अफसर नपेंगे। यानी कि अब आपकी जिम्मेदारी है आपके इलाके में कहीं कोई बम बारूद ना मिले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये इतिहास रहा है और इसीलिए ये तस्वीरें आई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब बैरकपुर में रैली की तो बम फैक्ट्रियों का जिक्र कर इस घटना की तरफ इशारा भी किया। जरा सुनिए। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। तो प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के चुनाव में बम बारूद पर अपनी बात रखी। बैरकपुर में रैली की तो उधर योगी आदित्यनाथ ने नादिया जिले के कल्याणी में रोड शो किया। अब ये तस्वीरें देखिए। उन्होंने प्रचार के दौरान टीएमसी का मतलब भी बता दिया कि ये टेरर, माफिया और करप्शन है और इसीलिए जो बम बरामद हुए उस पर खुलकर बोले योगी। ये उनकी तस्वीरें देखिए। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय मां काली, जय श्री राम, जय श्री राम। हमार सोनार बांग्ला वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय मां काली, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर। देवतुल्य मतदाताओं ने तय किया है कि बंगाल में टेरर, माफिया राज और करप्शन की पर्याय बनी टीएमसी को उखाड़ फेंकना है। ऐसी टीएमसी से मुक्ति का ये सर्वथा उचित समय है। तो एक तरफ बंगाल में योगी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा है, तो दूसरी तरफ योगी के सिंघम के नाम से मशहूर डीआईजी अजय पाल शर्मा बंगाल पहुंच गए। उनको वहां पर चुनाव के लिए नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर वहां भेजा। अब योगी के सिंघम पश्चिम बंगाल में है। उन्होंने आज प्रचार के अंतिम दिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के ठिकानों पर छापा भी मारा। अब इस तस्वीर को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे जहांगीर खान पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बंगाल में पथराव कराने का आरोप है। और यहाँ योगी के सिंघम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के कार्यरत अफसर को यहाँ चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया है और उन्होंने सीधे वहां जाकर लोगों से अपील की और खासकर जहांगीर खान के लिए कहा कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जरा सुनिए। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब आपको बताती हूं कि बंगाल के हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। इस दौरान आरामबाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार में तोड़फोड़ की गई। अब इसको लेकर टीएमसी सवाल उठा रही है। टीएमसी कह रही है हमारी सांसद को देखो कैसे भरे बाजार में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए।
বলছে স্যার नहीं দিদি না तो टीएमसी सांसद की गाड़ी में ये तोड़फोड़ हुई है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। अब पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जिस तरह का है उसे लेकर आपने पिछले कुछ दिनों में सवाल भी सुने होंगे, बयान भी सुने होंगे। आपको जरा बताती हूं कि इस आखिरी चरण के लिए किस तरह के इंतजाम हैं। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल की वोटिंग के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए। अर्धसैनिक बलों की 2321 कंपनियां तैनात, इनमें 2,78,000 शामिल होंगे जवान। 4 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इनमें सीसीटीवी निगरानी, जवानों की गश्ती और महिला जवान और स्थानीय पुलिस भी होगी। सेंट्रल फोर्स की हर कंपनी में कम से कम 72 जवानों के पास AK-47 या AK-56 राइफल होगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 160 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल होगा और हर मोटरसाइकिल पर CAPF के 2 जवान तैनात रहेंगे। सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती दक्षिण 24 परगना जिले में होगी। सुंदरबन, बरुईपुर और डायमंड हार्बर में 409 कंपनियां तैनात रहेंगी। कोलकाता पुलिस जोन में 273 कंपनियां तैनात होंगी। ईस्ट बर्धमान में 260 और हुगली में 234 कंपनियां तैनात की जाएंगी। संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी रखने की बात कही गई है। अब दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भी 500 कंपनियां राज्य की सिक्योरिटी को संभालने में लगी रहेंगी। जी, तो जब वोटिंग हो जाएगी ऐसा नहीं है कि अर्धसैनिक बल वहां से रवाना हो जाएंगे, कुछ समय तक रहेंगे, यही खबर है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के वोटर्स को एक चिट्ठी लिखी है और प्यार सम्मान के लिए बंगाल के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है। आपको दिखाती हूं प्रधानमंत्री की वो चिट्ठी। लोकतंत्र का हर महोत्सव बहुत पवित्र होता है और मुझे भी इस उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपार स्नेह मिला। परिवारजनों से मिले आशीर्वाद ने नई ऊर्जा से भर दिया। मैंने बंगाल में एक अलग ही ऊर्जा अनुभव की। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी मुझे इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। प्रधानमंत्री आगे उस चिट्ठी में लिखते हैं कि ये रैलियां, रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे। यहाँ की युवा शक्ति हो या नारी शक्ति, किसान भाई बहन हो, श्रमिक या फिर कारोबारी, सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। तो प्रधानमंत्री जहां ये कह रहे हैं, वहीं उन्होंने आज एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कह दिया कि 4 मई को तो उन्हें शपथ ग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचना ही है। सुनिए जरा। ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहाला में रोड शो किया, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा दी थी। रोड शो के बाद अमित शाह ने गंगा सागर में गंगा पूजा भी की, तो ये तस्वीरें भी आई आज गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव प्रचार में सीधे सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये गुंडागर्दी अब चलने वाली नहीं है। उसके बाद वो गंगा सागर पहुंचे और यहां उन्होंने गंगा पूजा की। हूं कि दूसरे चरण में 142 सीट जहां पर वोटिंग होनी है, उसका हाल 2021 में क्या रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर नतीजे कैसे रहे थे। टीएमसी ने 142 में से 123 सीटें जीती थी। अब आप सोचिए ये दूसरा चरण कितना महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बनाने में था। वहीं बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। 19 सीट पर टीएमसी दूसरे नंबर पर रही थी। सिर्फ 19 सीट ऐसी थी जिस पर वो दूसरे नंबर पर थी
लेकिन बीजेपी 117 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। यानी इसका मतलब यह भी समझिए कि 117 सीटों पर बीजेपी उतना ही जोर लगाएगी कि वो दूसरे से पहले नंबर पर आ सके और इस दूसरे चरण में अपनी सीटें बढ़ा सके, जैसा कि वो बार बार दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने वाली है। दूसरे चरण के चुनाव में भवानीपुर सीट सबसे खास है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं। अब आप याद रखिए कि भवानीपुर का जो गढ़ है वो ममता का गढ़ रहा है। अब यहां पर शुवेंदु अधिकारी उन्हें सीधी चुनौती देने पहुंच गए हैं। 2021 में ममता शुवेंदु के गढ़ नंदीग्राम में गई थी, जहां शुवेंदु ने उन्हें हरा दिया था। वैसे वो टीएमसी का ही गढ़ माना जाता था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अब इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता के गढ़ भवानीपुर में आकर चुनाव लड़ रहे हैं और टक्कर कड़ी बताई जा रही है। तो ये सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट इस दूसरे चरण के चुनाव में है, क्योंकि ममता बनर्जी पिछली बार नंदीग्राम हारी थी, लेकिन आपको वो ड्रामा याद है जो हुआ था उस सीट को लेकर आखिरी वोट तक। आज ऐसे में अब भवानीपुर की वो सीट है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इसी के साथ आपको बताती हूं कि ममता बनर्जी का जो मजबूत गढ़ रहा है, 2011, 2016, 2021 में ममता भवानीपुर में जीती। 2021 में ममता 59,000 वोटों से जीती थी। अब एसआईआर में 60,000 वोटर के नाम कटे। जिसके वोट कटे वो किसके वोटर थे, सवाल ये। वोट कटने का फायदा ममता को होगा या उन्हें इसका नुकसान होगा? ये फायदा अगर शुवेंदु अधिकारी को होगा तो क्या भवानीपुर में भी पारी पलट सकती है, सवाल ये, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव निर्णायक है। और ममता बनर्जी कह चुकी है मैं ये चुनाव जीतूंगी और फिर जाकर दिल्ली में इस केंद्र सरकार को चुनौती दी। अब बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच में आपको तस्वीरें ममता बनर्जी की दिखाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में झाल मुड़ी खाते हुए नजर आए थे और अब इस चुनाव में ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर तरकारी खरीदती हुई नजर आई। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये झाल मुड़ी वर्सेस तरकारी हो गया है। प्रधानमंत्री की झाल मुड़ी वायरल हो गई, ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर सब्जी खरीद रही हैं और वहां पर देखिए लोगों के बीच किस तरह का उत्साह था ममता को देखने के लिए। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि लोगों को झाल मुड़ी पसंद है या तरकारी पसंद है। के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। এটা তো জনগণ ঠিক করবে কাকে জেতাবে না জেতাবে। बंगाल में नारों का शोर शांत हो चुका है। सवाल वोटर का है, वो ममता के साथ है या मोदी के। जवाब 4 मई को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच प्रतीकों की राजनीति चरम पर है। झाल मुड़ी खाने के लिए मोदी दुकान पर पहुंचे तो देर से ही सही ममता ने भी जवाब दे दिया। वो तरकारी खरीदने मंडी पहुंच गई। दोनों की दुकान यात्रा में भले ही 8 दिन का फर्क रहा, लेकिन एक बात पता चल गई कि पब्लिक से जुड़ना जीत के लिए सबसे जरूरी है। ये बात दोनों जानते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। ममता 21 अप्रैल को बाइक पर सवार होकर वोट मांगने निकली तो 24 अप्रैल को मोदी गंगा की लहरों पर सवार हो गए। पीएम मोदी की नाव यात्रा हो या दीदी की बाइक यात्रा, सबका एक पैटर्न है, सबके पीछे एक राजनीति है। क्योंकि लीडर की तस्वीर का हर फ्रेम वोटर तक जनता से जुड़ाव का संदेश पहुंचा रहा होता है। राजनीति में कई बार आस्था भी वोटर तक संदेश पहुंचा देती है। पीएम मोदी ने कालीबाड़ी में पूजा की तो ममता ने काली घाट पहुंचकर सिर झुकाया। काली जितना बंगाल में धर्म से जुड़ी है, उतना ही संस्कृति और जीवन से भी। दो चुनावों में 3 से 77 सीटों पर पहुंची बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता का दरवाजा खोलना चाहती है, जबकि 15 साल से बंगाल की सत्ता चला रही ममता एंटी इनकम्बेंसी को अंगूठा दिखाकर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है। और राजनीति के दोनों धुरंधर जानते हैं कि चुनाव जीतने में सिर्फ मुद्दे नहीं, छोटे छोटे प्रतीक भी बड़ा किरदार निभाते हैं।
तो आपने देखा पश्चिम बंगाल में एक जंग चल रही है, जिस जंग का फैसला होगा 4 मई को। लेकिन एक जंग ऐसी भी है जिसका फैसला ही नहीं हो रहा है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध का फैसला पुतिन करने वाले हैं। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज एक बड़ी मुलाकात ईरान के मंत्री अरागची और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई। आपको ये तस्वीरें दिखाऊं और बताऊं कि ईरान क्या अब रूस के कहने पर चलने वाला है। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ईरान में आज जो महिला ब्रिगेड की तस्वीरें जारी की गई वो दिखाती हैं कि हाथ में हथियार लेकर मार्च करने के लिए ये महिलाएं तैयार हैं। ये सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की गई है ईरान द्वारा कि वहां उनकी महिलाएं भी वॉर रेडी हैं। और इस वीडियो को आपको मैंने दिखाया, ईरानी मीडिया फार्स ने इसे जारी किया। वीडियो ईरान के तबरेज का है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां ईरान के शाहिद ड्रोन्स के साथ प्रदर्शन करते हुए परेड निकाली गई। शाहिद ड्रोन्स का प्रदर्शन आप देखिए। सड़क पर आपने इससे पहले देखा था मिसाइलों की एक प्रदर्शनी निकली थी जिसमें ईरान ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई थी, मिसाइल की ताकत दिखाई थी। अब यहां पर ड्रोन पावर ईरान ने दिखाई है कि ईरान के पास कितने ड्रोन्स हैं और ये शाहिद ड्रोन्स कैसे दुश्मन को खत्म करने का मादा रखते हैं, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं। आपको बताऊं, एक तरफ ईरान में ये तस्वीरें आपने देखी हैं, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस पहुंच गए हैं। उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है, रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तस्वीरें आई जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे युद्ध में अब पुतिन की डायरेक्ट एंट्री हो गई है, क्योंकि अरागची सीधे पुतिन से मिलने पहुंच गए। पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग बहादुरी से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। ये तस्वीरें दिखाई। अरागची के इस दौरे से संकेत साफ है कि अब ईरान को सिर्फ और सिर्फ पुतिन से ही उम्मीद है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान का नया गेम प्लान, अपनी वैश्विक कूटनीति में बदलाव कर रहा है ईरान। विदेश मंत्री अरागची पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर पुतिन से वो चर्चा करेंगे। अरागची संभावित सीजफायर और मौजूदा हालात पर भी ये चर्चा करेंगे। ये उन्होंने खुद भी कहा है कि युद्ध में आगे क्या होगा इसे लेकर हम रूस से बात करेंगे, युद्ध खत्म करने की योजना पर एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। अब क्षेत्रीय हालात पर चर्चा का ये अहम अवसर, ये अरागची के बयान। पाकिस्तान को किनारे कर पुतिन से क्या मध्यस्थता कराना चाहता है ईरान, सवाल ये भी है। मौजूदा हालात को लेकर पुतिन से समर्थन भी मांगेंगे और पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता है ईरान। ये कई ईरानी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि पाकिस्तान से बेहतर क्या वो रूस पर भरोसा करेगा मध्यस्थता के लिए। रूस पहले भी ये ऑफर दे चुका है कि वो इस युद्ध को रुकवाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब रूस पहुंचे अरागची से मीडिया से बातचीत में क्या कहा है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। रूस के साथ हमारा हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहे, परामर्श रहे और हमारे कई मुद्दे, विशेष रूप से क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार द्विपक्षीय बातचीत की। रमजान के दौरान युद्ध के कारण कुछ समय के लिए बैठक नहीं हो पाई थी। हमने इस मौके का फायदा उठाया, पाकिस्तान और ओमान की यात्राओं के क्रम में रूस की यात्रा भी आयोजित की। यह अवसर हमें इस दौरान युद्ध से संबंधित घटनाक्रमों और वर्तमान स्थिति के बारे में अपने रूसी मित्रों से बात करने और हालिया स्थिति की समीक्षा करने के लिए मिला है। ये स्वाभाविक है कि जरूरी बातचीत भी की जानी चाहिए। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं।
ये तीनों तस्वीर क्या कह रही है? पहली तस्वीर ओमान सुल्तान से मुलाकात की है, दूसरी तरफ पाकिस्तान दौरे की है और तीसरी तस्वीर रूस दौरे की है। इस तीनों में ही आप ईरान के मंत्री अरागची को देखेंगे। वो इन 3 मुलाकातों के बाद अब अमेरिका को क्या बड़ा संदेश दे रहे हैं? क्या इन मुलाकातों के पीछे कोई बड़ी रणनीति है? इन यात्राओं के पीछे संदेश क्या है? अब अरागची पिछले कुछ दिनों से कूटनीतिक दौरे कर रहे हैं। आपको दिखाऊं कि अरागची पहले पाकिस्तान गए, फिर ओमान पहुंचे और अब रूस पहुंचे। अब पाकिस्तान में अरागची ने आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इसी के साथ ओमान में सुल्तान हैतम बिन तारिक सईद के साथ उन्होंने बैठक की। बैठकों के जरिए एक साझा रणनीति तैयार करने पर उनका फोकस रहा है। ईरान इस समय 2 स्तर पर कूटनीतिक तैयारी कर रहा है। एक तरफ क्षेत्रीय देशों के साथ रिश्तों को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ प्रमुख सहयोगी रूस के साथ करीबी बढ़ा रहा है। मॉस्को यात्रा को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब रूस लंबे समय से ईरान का करीबी सहयोगी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान को रूस का समर्थन मिलता रहा है। रूस की ओर से भी अमेरिकी रुख की आलोचना की गई है। इस बातचीत में प्रगति चाहिए तो अमेरिका रवैया बदले, ये रूस ने पहले ही कहा था। अब वियना में भी वॉशिंगटन पर दबाव धमकी का आरोप लगाया था। ऐसे में अरागची की कूटनीतिक सक्रियता के पीछे कई संकेत। पहला तो ये कि ईरान बातचीत के लिए रास्ते खुले रखना चाहता है और दूसरा ये कि बातचीत तो करना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों के साथ, अमेरिका की थोपी हुई शर्तों के साथ वो बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। एक तरफ ईरान अमेरिका को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने में जुटा है तो दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को नई चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अब ईरान के पास बहुत कम समय बचा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए क्या कहा, यह भी समझिए। ईरान के पास बहुत कम समय, सीजफायर पर सहमत होने के लिए 3 दिन दिए हैं उन्होंने, और सहमति नहीं मिली तो तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता है तो तेल की पाइपलाइन पर दबाव बढ़ेगा, यानी तेल की पाइपलाइन उड़ाने की धमकी। तेल को जहाजों और स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है। सभी रास्तों पर अमेरिका की नाकेबंदी लगी है। ट्रंप का दावा यह है कि तेल का बहाव रोकने से दबाव बनता है, तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से पाइपलाइन फट सकती है। तो ये सब कुछ जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो उनके लिए ये सीधी सीधी धमकी है या फिर वाकई 3 दिन बाद ऑयल पाइपलाइन ही निशाने पर है। सुनिए। हमारे पास सारे पत्ते हैं। हम एक दस्तावेज देने के लिए बार बार हवाई जहाज में 15 घंटे का सफर नहीं करेंगे, इसलिए हम फोन पर बात करेंगे और वो जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। फिर से हमारे पास सारे पत्ते हैं। उनके पास कोई सेना नहीं बची है, उनके पास कोई नेता नहीं बचा है। हमें नहीं पता है कि नेता कौन है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी पता है कि उनका नेता कौन है। तो अमेरिका और ईरान दोनों के तेवर देखकर लग रहा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या एक बार फिर पूरी दुनिया तबाही की तस्वीरें देखने वाली? प्रस्ताव वर्सेस धमकी, अब बस 3 दिन बाकी। ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। इस्लामाबाद में बातचीत फेल, क्या अब होगा बारूदी खेल? मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान के बीच बातचीत हुई, बैठक हुई, लेकिन दोनों के बीच कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। हाल ये हुआ कि दूसरे राउंड की बातचीत को कैंसिल करना पड़ा, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर इस युद्ध में आगे क्या होगा। क्या ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा या फिर ट्रंप अड़े रहेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 3 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। पहली शर्त, परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी शर्त, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। तीसरी शर्त, ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाए।
और सैन्य दबाव को अमेरिका कम करे। साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर सख्त रुख अपनाया है। साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक यह संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। ईरान ने इन दोनों मुद्दों को अपनी रेड लाइन बताया और कहा कि इन पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं। साथ ही ये भी साफ किया कि यह कोई औपचारिक बातचीत नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति साफ करने की एक कूटनीतिक पहल है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप भी साफ कर चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। They will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भी दिया है, जिसका मकसद हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना और युद्ध खत्म करना है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी और इस मामले से जुड़े 2 सूत्रों ने बताया कि इस योजना में ये भी कहा गया है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में की जाएगी, यानी पहले युद्ध खत्म करने और हालात संभालने की बात, और परमाणु मुद्दा बाद में। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया। तो आपने देखा कि कैसे एक लड़ाई अमेरिका ईरान के तो बीच है, लेकिन दूसरी लड़ाई लेबनान में अभी भी जारी है। और यहाँ एक ऐसी तस्वीर आई जिस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर लड़ाई का आलम क्या है। यहाँ पर आईडीएफ ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जैसे ही वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपने जवान को इवैक्यूएट करने के लिए पहुंचे, वहां पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक कर दिया। ये तस्वीर देखिए। और अब आपको दिखाती हूं आज की एक और बड़ी खबर, कैसे पूरे देश की अग्नि परीक्षा जारी है। और अग्नि परीक्षा में इसलिए कह रही हूं क्योंकि आसमान से अग्नि बरस रही है। जिस तरह गर्मी का हाल है वो पूरे देश को बेहाल किए जा रही है। पूरे देश में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। जहां की तस्वीरें आ रही हैं वहां सिर्फ हाई गर्मी ही कहा जा रहा है। अब अंदेशा तो यह जताया जा रहा है कि क्या तापमान 50 के पार पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पूरे देश में पड़ रही है, इससे अंदेशा यह है कि आने वाले समय बहुत मुश्किल हो सकते हैं। भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर तेज है। आपको बताऊं कि बड़ी खबर यह है कि अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक के देशों को भारत की गर्मी ने पछाड़ दिया है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 ऐसे हैं जो भारत में। सबसे गर्म टॉप 20 शहर में से 19 शहर भारत के ही हैं। अब बड़े महानगर ही नहीं, छोटे कस्बे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है और भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 43 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है। अब देश के कई शहरों में यह तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ है। लखनऊ, नागपुर, भोपाल का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। और अप्रैल में ही मई जून में पड़ने वाली गर्मी पड़ रही है। तो ये आपको बता दूं कि इस गर्मी ने कैसे हाल बेहाल किया है। आज आपको ये भी बताती हूं कि वो कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा उबल रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और आज जिस तरह के तापमान रिकॉर्ड हुआ है, सबसे ज्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश के बांदा में, जहां पर 47.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ टेम्परेचर। उधर महाराष्ट्र का अमरावती पीछे नहीं है,
46.4 डिग्री तापमान वहां दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज 45 डिग्री पर उबल रहा है। लखनऊ में 45 डिग्री ही पारा है। उधर उत्तर प्रदेश से अगर दिल्ली का रुख करूं तो दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री बना हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में भी 44 डिग्री वाली गर्मी पहुंच गई है और बिहार के बक्सर में भी 44 डिग्री का कहर है। वही हाल ओडिशा का है। ओडिशा में भी 44 डिग्री और उत्तर प्रदेश का वाराणसी, आज का तापमान आपको बता रही हूं, 44 डिग्री पहुंचा। अकोला महाराष्ट्र में 43.5 डिग्री दर्ज हुआ है और कल अकोला में 47 डिग्री दर्ज हुआ था। तो ये गर्मी का आलम है और ये गर्मी अभी बढ़ने वाली है। आपको बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इसी से जुड़ी हुई है, जरा अपने दर्शकों को बताऊं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप कैसे बढ़ा है। जो बुंदेलखंड इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी है, बांदा में 47.6 डिग्री तक पहुंच गया है पारा। अप्रैल में सबसे अधिक गर्मी का रिकॉर्ड बन गया है। अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्म दिन का रिकॉर्ड बन चुका है। 47.6 डिग्री तक पारा पहुंच गया है बांदा में। और इस सब के बीच गर्मी से परेशान लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। बेतुका गर्मी है, एकदम हम लोग मूर्छित हो गए हैं। इतना प्यास, इतना सब कुछ, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब बर्दाश्त के नहीं हो रहा है गर्मी। 46 डिग्री टेम्परेचर है, हालत ख़राब है गर्मी से। और आने जाने में अब देख रहे सड़कें पूरी सूनी है, राहत की अभी तक कोई हमें दिख नहीं रहा है। ये शाम के समय फिर भी लोग निकलते हैं अपने जरूरी कार्य निपटाने के लिए। ये बहुत गर्मी के मारे घबरा रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। मुंह बांध के कर रहे हैं उससे बचाव, और क्या करें। प्रचंड गर्मी है, सुबह 8 बजे से ही दरवाजा खोलने पर गर्म हवा आ रही है घर के अंदर। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और सभी से मैं यही अपेक्षा करूँगा कि सभी लोग घर में ही रहें। अगर दिन में कोई काम ना हो तो कम से कम निकलें। और एसी काम नहीं कर रहा है रात में, तो फिर गर्मी से बचने के लिए जितना हो सके अपनों को लिक्विड लेना चाहिए। हम सब्जियां खरीदने आए हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बहुत तेज है, धूप में भी आना पड़ता है लेने के लिए। ज्यादा गर्मी है, घर से बाहर निकलने में सोचना पड़ता है। या बहुत गर्मी गिर रही है, वो क्या सब्जी सब सूख जा रही है। पानी डाल के हम तो सब्जी को बचा रही है, गिराकी नहीं है गर्मी में। गर्मी से सर वातावरण में भी प्रभाव पड़ रहा है और जीव जंतु भी परेशान हो रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी का क्या प्रकोप रहेगा, मौसम विभाग क्या कह रहा है, जरा ये भी सुनिए। कंटिन्यूस कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसका प्लेन्स पे इफेक्ट था, जिसके कारण कंटिन्यूस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी। अगर आप जो फिगर देखेंगे तो आपको पूरा लगेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पूरा सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात, ये सारा का सारा हीट वेव की ग्रिप में है। इवन कुछ हिस्सों में जैसे सौराष्ट्र, कच्छ वगैरह, विदर्भा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ज़्यादा है, विदर्भा में 46 डिग्री से भी टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके कारण ये हीट वेव है। और हमारा अनुमान ये है कि आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा, जिसका आज मेजरली असर हिमालय में देखा जाएगा, जिसके कारण जो हीट वेव है वो कल से इम्प्रूव हो जाएगा। हिमालयन में भी आज भी एक्टिविटी हो जाएगा और प्लेन्स में भी जो मेजर हीट वेव का हमारा है वो आज के ही लिए ही है। इवन एनसीआर दिल्ली के लिए बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी अभी जो टेम्परेचर्स हैं कल और परसों से लेके 42 to 44 डिग्री चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में आगे आपके शहर में कितनी गर्मी हो सकती है। हीट वेव की चपेट में पूरा यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। इन राज्यों के कई शहरों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचेगा। दिल्ली में भी तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज होने की उम्मीद है, ऐसे कहा जा रहा है। उत्तर भारत में 7 दिन तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी रहेगा। दोपहर ही नहीं, रात में भी तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है। और आईएमडी ने आने वाले कुछ दिनों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। लोगों को दोपहर के समय घर में ही रहने की सलाह दी गई है। कुछ राज्यों में स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचेगी, यह भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी से अलग अलग राज्यों में बिजली की जो डिमांड है वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी है आने वाले समय में आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। माइक ऑन है, फिलहाल आपसे मुलाकात होगी कल।